हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। कल की वीडियो में हमने रीजनलिज्म से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखा था। उसके बचे हुए कुछ क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद ने भारतीय राजनीति को किस तरह प्रभावित किया है? इस प्रश्न के दो भाग है। पहला भाग है जिसमें हमें बताना है कि क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद की परिभाषा बतानी है, क्षेत्रवाद के सकारात्मक प्रभाव बताने हैं, क्षेत्रवाद के नकारात्मक प्रभाव बताने हैं, क्षेत्रवाद किन किन रूपों में होता है उसको बताना है। जिससे क्या होगा, पूरा होलिस्टिक वे में हम क्षेत्रवाद को स्पष्ट कर पाएंगे। और इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसमें हमें बताना है कि क्षेत्रवाद ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया है। इस प्रश्न को हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। जैसे कि यह कल का प्रश्न था कि यह राजनीतिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। इसमें हमने क्षेत्रवाद किस रूप से राजनीति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, किस रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल का वीडियो देख सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके यहीं पर इस भाग को पढ़ सकते। इस भाग को आज इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न के एक भाग को हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम इंट्रो में क्षेत्रवाद की परिभाषा बता सकते हैं, जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताई थी कि क्षेत्रवाद है वह किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर लोगों द्वारा पहचान और उद्देश्य की एक सामान्य भावना की अभिव्यक्ति है जो भाषा, संस्कृति आदि से एकजुट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्षेत्रवाद की परिभाषा के साथ अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। अब मेन वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे कि क्षेत्रवाद की प्रकृति क्या है, क्षेत्रवाद किन किन रूपों में प्रकटित होता है, जैसे कि अद्वितीय सांस्कृतिक विशेषता के कारण, भाषाई व्यवस्था के कारण, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण या फिर राजनीतिक विशेषताओं के कारण क्षेत्रवाद उत्पन्न हो सकता है। निम्न रूपों में क्षेत्रवाद प्रकटित हो सकता है। उसके बाद हम क्षेत्रवाद के पॉजिटिव एस्पेक्ट और क्षेत्रवाद के नेगेटिव एस्पेक्ट को यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर क्षेत्रवाद को स्पेसिफिक पूछा गया है कि क्षेत्रवाद क्या है। तो हम क्षेत्रवाद को परिभाषित कर सकते हैं, क्षेत्रवाद के रूप बता सकते हैं और क्षेत्रवाद के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्षेत्रवाद के सकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं। जैसे क्षेत्रवाद सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोगों का जो जुड़ाव है वहां पर क्षेत्रीयता को लेकर, क्षेत्रीय संस्कृति को लेकर, जिसके कारण वहां पर जो संस्कृति है वह संरक्षित है। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रवाद से प्रभावी शासन सुनिश्चित होता है। किस प्रकार से? कि क्षेत्रवाद के कारण लोगों का क्षेत्र के प्रति जुड़ाव अधिक होता है। क्षेत्र के प्रति लोगों के जुड़ाव से लोग क्षेत्र का विकास को अधिक चाहते हैं, जिसके कारण वे शासन में और अधिक भागीदारी निभाएंगे और लोगों की भागीदारी से शासन में प्रभावशीलता आएगी। संसाधनों का प्रबंधन होगा कि क्षेत्रवाद की भावना होगी तो क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। क्षेत्रीय स्वायत्तता मिलेगी तो जो नीति निर्माण है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच के रूप में होगा, जिसके कारण वहां पे प्रभावी नीति कार्यान्वयन होगा, जिसके कारण जो संसाधन है उसका बहुत ही इष्टतम उपयोग हो पाएगा। और क्षेत्रवाद के कारण राजनीति में विभिन्न हितों का समावेश होगा। क्षेत्रवाद के कारण क्षेत्रीय दल आएंगे, क्षेत्रीय दल आकर सरकार का निर्माण करेंगे या गठबंधन की सरकार बनाएंगे, जिसके कारण वे विभिन्न वर्गों के हितों को वहां पर सुनिश्चित कर पाते हैं। तो ये तो हमने यहाँ बता दिए क्षेत्रवाद के सकारात्मक पहलू। अब हम बताएंगे क्षेत्रवाद के नकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रवाद का सबसे पहला नकारात्मक पहलू है कि ये क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को खतरा है। जब क्षेत्रवाद के कारण लोगों के क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हित से अधिक महत्व के हो जाते हैं तो वह राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं। जैसे जो खालिस्तान की मांग का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। और क्षेत्रवाद के कारण संघर्ष और विखंडन की स्थिति आ जाती है। क्षेत्रवाद के कारण संघर्ष और अलगाववादी प्रवृत्तियों का जन्म हो सकता है, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन हो गए या फिर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो वहां पर क्या है, संघर्ष और विखंडन की स्थिति क्षेत्रवाद के कारण ही है। अभी मणिपुर का हाल ही में एग्जाम्पल हो गया। क्षेत्रवाद के कारण क्या होगा, जो पॉलिसी में क्या आएगा, विखंडन आएगा। किस प्रकार से? तो विभिन्न क्षेत्र होंगे, वे अपनी पॉलिसी अलग बनाएंगे और सेंटर है वो अपनी पॉलिसी अलग बनाएगा। तो इनकी नीतियों में सामंजस्य सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। जैसे जो कृषि कानून आए थे वहां पर पंजाब के अंदर जो पंजाब की गवर्नमेंट थी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेके आई थी। तो इसी कश्मकश के बीच सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो ये नीति विखंडन का भी कारण बनता है। संसाधनों पर विवाद उत्पन्न होता है, जैसे कि जो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच कावेरी विवाद है। ये क्यों है? क्षेत्रवाद के कारण। क्योंकि तमिलनाडु के लोग चाहते हैं अधिक जल का उपयोग करें और कर्नाटक वाले लोग चाहते हैं कि हम इस जल का अधिक उपयोग करें। तो इस क्षेत्रवादी प्रवृत्ति के कारण संसाधनों को लेकर भी विवाद उत्पन्न होते हैं। और प्रश्न का जो दूसरा भाग था कि क्षेत्रवाद ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया है, उसके सकारात्मक प्रभाव
और नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर लिखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं। इनको हम कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और वे फॉरवर्ड को भी हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, वही यहाँ पर लिखी है, तो उसको भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर जो कल का वीडियो उसको आप देख सकते हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि क्षेत्रवाद संघवाद को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव को रोकना भी अत्यधिक आवश्यक है। तो इस प्रकार हम अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव की जांच कीजिए। तो जो पहला प्रश्न था उसमें कहा था कि क्षेत्रवाद के कारण राजनीति में प्रभाव। अब यहाँ पर क्या आया है, क्षेत्रीय दलों के कारण, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कारण राजनीति में प्रभाव। कुछ नहीं है, बस जो पहले प्रश्न का आंसर था कि क्षेत्रवाद ने राजनीति को कैसे प्रभावित किया है, बस वहां पर क्षेत्रवाद की जगह क्षेत्रीय राजनीतिक दल लिख दीजिए, आंसर आपका सेम टू सेम बन जाएगा। कुछ इसमें फर्क नहीं आएगा, वही प्रभाव होगा। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, क्षेत्रीय दलों के कारण क्षेत्रीय जो पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, उनका महत्व बढ़ा। उन्होंने जो एकाधिकार था सेंटर का उसको कम किया, उसको लिख सकते हैं। क्षेत्रीय दलों ने धरतीपुत्र की अवधारणा को राजनीति से जोड़ा। क्षेत्रीय दलों ने राजनीतिक विकेंद्रीकरण को बढ़ाया। क्षेत्रीय दलों ने विविध हितों का राजनीति में प्रतिनिधित्व किया। क्षेत्रीय दलों ने समावेशी नीति निर्माण और बेहतर नीति कार्यान्वयन किया। क्षेत्रीय दलों ने राजनीति से सांस्कृतिक और भाषाई हितों को जोड़ा। बस सेम टू सेम पॉइंट है, आपको कुछ फर्क नहीं करना, बस जो क्षेत्रवाद था वहां पर क्षेत्रीय दल लिख देना है। नकारात्मक पॉइंट में भी आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बाधा आई है, क्योंकि क्षेत्रीय दल है वो सेंटर की नीति से भिन्नता रखते हैं। क्षेत्रीय दलों ने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। जो इनका मैनिफेस्टो था वह इस प्रकार से निर्मित किया जाता जिसके कारण वोट बैंक की राजनीति का जन्म होता। तीसरा पॉइंट है कि क्षेत्रीय दलों के कारण केंद्र और राज्य की नीतियों में सामंजस्य नहीं है और क्षेत्रीय दलों ने राजनीति में अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। तो सेम पॉइंट है, बस आपको क्षेत्रवाद की जगह क्षेत्रीय दल लिख देना है, सेम आपका आंसर बन जाएगा, बस कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त होता है। आगे की राह में हम वही वापस जो ऊपर डिस्कस किया था वही बता सकते हैं। कंक्लूजन भी हम वैसा का वैसा इसमें लिख सकते हैं, बस क्षेत्रवाद की जगह क्षेत्रीय दल लिख दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की बढ़ती भावना एक अलग राज्य की मांग पैदा करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि क्षेत्रवाद के कौन कौन से कारक अलग राज्य की मांग की भावना को पैदा करते हैं। कौन कौन से क्षेत्रवाद के कारक, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण जो क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है वह अधिक राजनीतिक स्वायत्ता, अधिक संसाधनों के संकेंद्रीकरण के लिए क्षेत्रवाद की मांग करता है। सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए क्षेत्रवाद की मांग होती है। भाषाई पहचान के लिए, जैसे कि जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था उसमें क्षेत्रवाद की मांग होती है। या फिर धार्मिक पहचान के लिए, जैसे कि जो पंजाब राज्य था उसके लिए उस प्रकार का जो क्षेत्रवाद है वह अलग राज्य की मांग पैदा करता है। तो इन कारकों को बताना है, कौन कौन से कारकों से जो क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है उससे आगे अलग राज्य की मांग पैदा होती है। और साथ ही में हमें यहाँ पर यह भी बताना है कि इस स्थिति में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, सरकार इस प्रकार की प्रवृत्तियों को किस प्रकार से संतुलन बैठाकर जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ावा दे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सीधा सा एकदम फैक्चुअल प्रश्न है। तो हम अपने इस उत्तर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, हम इंट्रो में क्षेत्रवाद को परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि हम ऊपर वाले क्वेश्चनों में भी किया था। मेन बॉडी में सबसे पहले हम जो भारत की विविधता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भारत है वो अत्यधिक विविधता वाला देश है, जहाँ पर न केवल सांस्कृतिक रूप से विविधता है बल्कि आर्थिक रूप से भी विविधता है, जिसके कारण भारत का हर भाग एक विशेष क्षेत्र के रूप में महत्व रखता है। इसी कारण उस क्षेत्र में क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है और वो आगे चलकर एक अलग राज्य की मांग पैदा करती है। तो यहाँ पर अलग अलग कारक लिखे गए हैं कि कौन कौन से कारकों से या कौन कौन से कारणों से क्षेत्रवाद है वो अलग राज्य की मांग पैदा करता है। जैसे कि जो भाषाई पहचान हो गया जो आंध्र प्रदेश का, जिसके कारण जन्म हुआ। सांस्कृतिक पहचान होगी जिसके कारण नागालैंड को असम से अलग करके बनाया गया था। धार्मिक पहचान हो गई जिसमें पंजाब राज्य का गठन हुआ था, पंजाब ने एक अलग सिख राज्य की मांग की थी। भौगोलिक पहचान हो गई, जैसे जो हिमाचल प्रदेश क्या था पहले पंजाब के साथ था, उसकी भौगोलिक व्यवस्था पहाड़ होने के कारण वहां पर एक अलग राज्य की मांग शुरू हुई, एक अलग पहाड़ी राज्य का निर्माण हो, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग करके बनाया। और क्षेत्रवाद राष्ट्रीय पहचान के लिए भी हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष के लोग राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त करने के लिए अलग राज्य की मांग करते हैं। जैसे कि जो तुलु क्षेत्र हो गया कर्नाटक का, वहां पर जो तुलु लैंग्वेज है जो कि 5वीं द्रविडियन लैंग्वेज है, वो अपनी पहचान के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। और क्षेत्रवाद के कारण अलग राज्य की मांग पैदा होने का ऐतिहासिक कारण भी हो सकता है कि इतिहास में वह रीजन कोई विशेष महत्व रखता हो, लेकिन वह अब किसी बड़े राज्य के साथ है, बट वह अब अलग राज्य बनना चाहता है जिससे वो अपने वापस जो ऐतिहासिक गौरव था उसको प्राप्त कर सके, इसलिए भी अलग राज्य की मांग पैदा हो सकती है। जैसे कि जो बुंदेलखंड रीजन हो गया, राजनीतिक आंदोलन है वह क्षेत्रवाद की भावना को उत्पन्न करके अलग राज्य की मांग को पैदा कर सकता है।
जैसे जो तेलंगाना राज्य के लिए 1970 से जो आंदोलन शुरू हुए थे, उसके फलस्वरूप भी अलग तेलंगाना राज्य बना। और जो आर्थिक असमानता होती है, किसी राज्य का पिछड़ापन होता है, वह भी किसी क्षेत्र को संगठित करके वहां पर अलग राज्य की मांग को पैदा कर सकता है। जैसे कि जो महाराष्ट्र से अलग होने के लिए विदर्भ प्रदेश की मांग लगातार उठती रहती है, क्योंकि विदर्भ क्षेत्र है जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। विदर्भ जो महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है, जिसमें नासिक, लातूर आदि डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जैसे हमने सुना था कि लातूर के अंदर कुछ साल पहले भयंकर सूखा पड़ा था, क्योंकि वहां वाला जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो वे अलग राज्य की बार बार मांग उठाते हैं। वहां पर उसका कुछ भाग नक्सलाइट एरिया से भी प्रभावित है, इसलिए वे भी एक अलग राज्य की मांग करते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण। और किसी राज्य की किसी भाग का उपेक्षित होना या हाशिए पर रहना भी अलग राज्य की मांग का एक कारण हो सकता है। जैसे कि झारखंड राज्य की मांग की गई थी, जो बिहार राज्य के साथ पहले था, लेकिन वो झारखंड राज्य जो आदिवासी राज्य था, बिहार की सरकार थी, वह आदिवासी हितों के लिए प्रयास नहीं कर रही थी, इसलिए एक अलग राज्य की मांग पैदा हुई। अब हम साथ में आगे ये भी बता सकते हैं कि सरकार को इस प्रकार की स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। तो सरकार को जो क्षेत्रीय दल है या फिर जो हितधारक है, उनके साथ निरंतर संवाद करना चाहिए। सरकार को राजनीति प्रेरित निर्णय नहीं लेना चाहिए कि कहीं पर इलेक्शन है तो सरकार वादा कर दे कि हम आपको अलग राज्य का दर्जा देंगे, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। इस प्रकार से अलग राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने प्रशासनिक सरलता को अलग राज्य के निर्माण की एक मुख्य शर्त माना था। तो प्रशासनिक सरलता के लिए अलग राज्य का गठन किया जा सकता है, जैसे कि जो उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। सामाजिक आर्थिक असमानता का समाधान करना, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जो अलग राज्य की मांग पैदा होती है, वहां पर सामाजिक असमानता को दूर करके उस मांग को वहां पर शांत करना और उनके हितों को वहां पर सुरक्षित करना, और हर क्षेत्र का राजनीति में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, जिसके कारण अलग राज्य की मांग पैदा ना हो। और साथ में अगर अलग राज्य बनाना आवश्यक हो तो उसके लिए एक अलग राज्य की मांग के लिए एक संवैधानिक समीक्षा पर सरकार विचार करे, और साथ ही में हितधारकों से समाधान खोजने के लिए भी संवाद करे। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि सरकार को इन मांगों को संवैधानिक रूप से सुनना चाहिए, बट डिसीजन है वो राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक दक्षता और स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो मुझे अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न लगा है, वह यह है कि कई राज्य सरकारें बेहतर शासन के लिए भौगोलिक प्रशासनिक क्षेत्रों जैसे जिला और तालुकों को विभाजित करती है। उपयुक्त के आलोक में क्या यह भी उचित ठहराया जा सकता है कि अधिक संख्या में छोटे राज्य स्तर पर प्रभावी शासन लाएंगे? चर्चा करना या चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर यह प्रश्न कह रहा है कि जो राज्यों के अंदर राज्य सरकारें क्या करती है, अधिक जिलों का निर्माण कर देती है, क्योंकि अधिक जिले होंगे तो जिले का आकार छोटा होगा। अगर जिले का आकार छोटा होगा तो वहां पर जो प्रशासन है वह बहुत ही दक्षता के साथ कार्य कर पाएगा। छोटे जिले के अंदर जो योजनाओं की निगरानी, कार्यान्वयन और ही अधिक दक्षता के साथ किया जा सकता है, जिससे जो शासन है उसमें प्रभावशीलता आएगी। लेकिन प्रश्न का अगला भाग कहता है कि जैसे राज्य सरकारें प्रभावी शासन व्यवस्था के लिए छोटे जिलों का निर्माण कर देती है, छोटे तालुकों का निर्माण कर देती है, उनको विभाजित कर देती है, तो क्या जो बड़े राज्य है उनको भी विभाजित करके छोटे राज्यों में विखंडित कर देना चाहिए, ताकि जो शासन व्यवस्था हो वह प्रभावशाली हो जाए? उससे हमें बताना है कि छोटे राज्यों के निर्माण से क्या पॉजिटिव्स आएंगे और क्या नेगेटिव्स आएंगे, जिसके आधार पर हम बाद में डिसीजन ले पाएंगे, हम अपना निर्णय दे पाएंगे कि निम्न सकारात्मक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए या निम्न नकारात्मक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्णय लेना चाहिए। तो अब आप प्रश्न को तो समझ ही गए होंगे। संक्षेप में प्रश्न इतना ही कह रहा है कि जैसे जो राज्य सरकारें होती हैं वो प्रभावी शासन के लिए जो बड़े जिले होते हैं उनको छोटे जिलों में तोड़ देती हैं, उसी प्रकार क्या केंद्र को जो बड़े राज्य है उनको छोटे राज्यों में तोड़ देना चाहिए, ताकि जो प्रभावी शासन व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए। तो हमें छोटे राज्यों के पॉजिटिव एस्पेक्ट को और छोटे राज्यों के नेगेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस करते हुए चलना है, और लास्ट में बताना है कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम इस उत्तर में जो करंट की न्यूज है उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में 17 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की, और उसके पीछे तर्क दिया था प्रभावी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। तो जो प्रश्न की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमारा इंट्रो एकदम फिट बैठता है। मेन बॉडी में हम सबसे पहले बताएंगे कि नए राज्य निर्माण से या छोटे राज्य निर्माण से शासन व्यवस्था में आने वाले सकारात्मक बदलाव। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि शासन व्यवस्था तक जनता की पहुंच अधिक हो जाएगी। अब छोटा राज्य होने से कम जनसंख्या होगी, और कम जनसंख्या होगी तो प्रत्येक व्यक्ति शासन व्यवस्था तक इजीली पहुंच सकता है और समय पर उनकी समस्याओं की सुनवाई भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है कि इससे क्या होगी, क्षेत्रीय असमानता होगी, वह कम होगी। जैसे कि पहले कोई बड़ा राज्य है, मान लीजिए राजस्थान राज्य है, तो उसके अंदर
कई छोटे छोटे क्षेत्र है, लेकिन सरकार है उन सभी छोटे क्षेत्रों पर ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर पाती है। लेकिन यदि उसी छोटे क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो वह छोटा क्षेत्र अपने वहां अपनी आवश्यकता के अनुसार डिसीजन ले पाएगा और वहां पर जो असमानता थी उसको समाप्त कर पाएगा। इसलिए जो छोटे राज्यों के निर्माण से क्या होगा, क्षेत्रीय असमानता कम होगी। तीसरा पॉइंट है कि यदि छोटे राज्य होंगे तो उससे क्या होगा, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वह अधिक होगा। अब छोटे राज्यों से राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे अधिक होगा? यूपी राज्य है उसकी जनसंख्या गोवा से 15 गुना अधिक है, लेकिन जो विधानसभा सीटें हैं वह गोवा से 10 गुना अधिक ही है। यानी कि गोवा की कम जनसंख्या होते हुए भी जो अनुपात के रूप में विधायकों की संख्या अधिक है। तो ये क्या सुनिश्चित कर रहा है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व इससे अधिक सुनिश्चित होगा। तो आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। चौथा पॉइंट है कि इससे प्रशासन पर निगरानी अधिक हो पाएगी। जो विधायक लोग होंगे या फिर जो सरकार के कर्मचारी होंगे या फिर जो मंत्रिमंडल होगा वह प्रशासन पर निगरानी बहुत अच्छे से रख पाएगा। जैसे जो सिक्किम राज्य है वहां पर 19,000 व्यक्तियों पर एक विधायक है, जबकि जो राजस्थान राज्य है वहां पर 4 लाख जनसंख्या पर एक विधायक है। तो यहाँ पर जो एक विधायक है 19,000 लोगों को अच्छे से देख पाएगा, या फिर जो 19,000 लोगों के लिए जो प्रशासन है उसकी अच्छे से निगरानी रख पाएगा। वहीं जो एक विधायक 4 लाख लोगों के ऊपर है वो उतनी दक्षता के साथ कार्य नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, जो प्रशासन में निगरानी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। और पांचवा पॉइंट है कि इससे स्थानीय शासन को महत्व मिलेगा, नीति कार्यान्वयन और नीति निर्माण होगा वो आसान होगा, उसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच की पालना होगी। और 6th पॉइंट है, इससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। जैसे कि जो पहले एक बड़ा राज्य था वहां पर शक्तियां केंद्रित थी, लेकिन अब छोटे राज्य बन चुके हैं तो वहां पर क्या है, शक्तियां चली गई है। तो इससे क्या होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। अब ये तो हमने यहाँ पर बता दिया है जो छोटे राज्य बनाने या नए राज्य बनाने के सकारात्मक एस्पेक्ट। अब इसकी कुछ नकारात्मक पॉइंट भी है कि सिर्फ और सिर्फ इसके पॉजिटिव ही नहीं है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि इससे प्रशासनिक कार्य बोझ बढ़ जाएगा। कैसे कि सेंटर के अंदर जो कर्मचारी हैं वर्तमान में 28 राज्यों को ध्यान में रखते हुए नीति बनानी पड़ती है, 28 राज्यों को ध्यान में रखते हुए वित्त का आवंटन करना पड़ता है। लेकिन बाद में यदि बाद में 60 राज्य हो जाते हैं तो उन 60 राज्यों को ध्यान में रखते हुए नीति कार्यान्वयन करना पड़ेगा, 60 राज्यों को ध्यान में रखते हुए वित्त का आवंटन करना पड़ेगा, जिससे जो केंद्र के कर्मचारी उन पर प्रशासनिक कार्यबोझ बढ़ेगा। अंतरराज्यीय विवाद है वो बहुत ही अधिक हो जाएंगे। अब छोटे राज्य बन जाएंगे तो जो नदियां अधिक राज्यों से बाद में प्रभावित होगी तो जल को वितरण के लेकर बहुत ही अधिक विवाद सामने खड़े हो जाएंगे। वर्तमान में भी बहुत अधिक विवाद है, लेकिन अगर छोटे राज्य और अधिक हो जाएंगे तो संसाधनों को लेकर और ही अधिक विवाद खड़े हो जाएंगे। जैसे कावेरी नदी को लेकर जो विवाद कर्नाटक तमिलनाडु के बीच है वैसे विवाद और अधिक बढ़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट, इससे संघीय ढांचे में समस्या आएगी। अब वर्तमान में केंद्र को 28 राज्यों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करना पड़ता है, लेकिन यदि 60 राज्य हो जाएंगे तो उसको 60 राज्यों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, केंद्र और राज्य संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा, उनके बीच संघर्ष होगा, जिससे जो संघीय ढांचे में समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। और छोटे राज्यों के निर्माण से क्या होगी, संसाधनों की मित व्यवस्था होगी। अब छोटे राज्य बनेंगे तो वहां पर मुख्यमंत्री होंगे, वहां पर विधानमंडल होगा, तो विधानसभा का निर्माण करना पड़ेगा, न्यायपालिका के लिए हाईकोर्ट का निर्माण करना पड़ेगा, और जो चुनाव व्यवस्था होगी वहां पर उसके लिए अलग से खर्च होगा। तो इससे क्या होगा, जो संसाधन है उनका अपव्यय होगा। और जो छोटे राज्य हैं वहां पर वे वोट बैंक की राजनीति को अधिक प्रमोट कर सकते हैं। जो क्षेत्रीय दल है जो वहां की बहुसंख्यक जाति धर्म होगा उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज का निर्माण करेंगे, जिससे वहां पर वोट बैंक की राजनीति उत्पन्न हो सकती है। और छोटे राज्यों से राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि होगी। किस प्रकार से, अब छोटे राज्य के अंदर इलेक्शन होंगे तो वहां पर किसी एक पार्टी के द्वारा बहुमत हासिल करना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। जैसे कि आप हाल ही में जितने भी छोटे राज्य उनके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हो गए या फिर जो गोवा हो गया, सिक्किम हो गए, वहां पर सभी जगह गठबंधन की सरकार है। तो अगर छोटे राज्य अधिक होंगे तो हर जगह गठबंधन की सरकार होगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाएगी। तो बार बार इलेक्शन करवाना पड़ेगा, चुनाव आयोग के कार्य में भी जटिलता आएगी। और छोटे राज्यों के अंदर राजनीतिक हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। अब जो बड़े राष्ट्रीय दल होंगे वो छोटे राज्यों के अंदर कोई निर्दलीय विधायक होंगे उनको खरीदकर अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे, जिसके कारण जो विधायकों की खरीद फरोख्त वगैरह बढ़ जाएगी। और जो छोटे राज्य है वे राष्ट्रीय एकजुटता के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं, वो क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व दे सकते हैं। जबकि जो नए तालुका या जिलों का निर्माण होगा उसमें इस प्रकार की जटिलता नहीं आती है, जिसके कारण वहां पर शासन के अंदर क्या आती है, सरलता आती है। लेकिन छोटे राज्यों के निर्माण से और भी कई नकारात्मक पॉइंट है, जिसके कारण सरकार को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जिसको हम आगे यहाँ पर बता सकते हैं कि अब केंद्र को क्या करना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है कि छोटे राज्य निर्माण की नीति की पालना नहीं करनी चाहिए केंद्र को। जहां प्रशासनिक सरलता के लिए राज्य निर्माण आवश्यक हो
वहीं नए राज्य का निर्माण किया जाए, जैसे कि जो उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाए, जो कि सरकारी आयोग ने सिफारिश दी थी। शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए ई गवर्नेंस जैसी नीतियों को अधिक लाया जाए, ताकि जो शासन व्यवस्था प्रभावी हो पाए छोटे राज्यों के निर्माण के बिना। और प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए सूचना के अधिकार, सिटीजन चार्टर के अधिक प्रयोग के लिए जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि सरकार को राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को सरल और सक्षम बनाने पर बल देना चाहिए, जिससे सभी क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। और साथ ही में जो नए राज्यों की जो आवश्यकता थी या फिर नए राज्य उत्पन्न होने के जो कारक थे, उनको शांत किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रवाद का आधार क्या है? क्या क्षेत्रीय आधार पर विकास के लाभों का असमान वितरण अंततः क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है? अपने जवाब को प्रमाणित करें। यह प्रश्न 2016 के अंदर आया था। इस प्रश्न के 2 भाग हैं। पहला भाग बोल रहा है कि क्षेत्रवाद के आधार क्या क्या है, किन किन कारकों से क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था प्रश्न में कि क्षेत्रवाद निम्न कारणों से अलग राज्य की मांग पैदा करता है, उसको हम वापस यहाँ पर बता सकते हैं कि क्षेत्रवाद के आधार भी निम्न ही है। भाषाई पहचान होगी क्षेत्रवाद का आधार, सांस्कृतिक पहचान क्षेत्रवाद का आधार है, आर्थिक रूप से असमानता क्षेत्रवाद का आधार है। तो उनको हम वापस यहाँ पर बता सकते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पर वही पॉइंट वापस लिखे गए हैं। भाषाई पहचान होगी, सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक पहचान, भौगोलिक पहचान, ये क्या है? क्षेत्रवाद के आधार है। अन्यथा हम यहाँ पर जो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से, उनको यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, ऐतिहासिक असमानताएं, आर्थिक असंतुलन, संसाधन वितरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संघीय संरचना, उनको वापस हम डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आप कल के वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 प्रकार से आधार को लिखने का तरीका जाना। अब जो प्रश्न का दूसरा भाग है वह कह रहा है कि क्या क्षेत्रीय आधार पर विकास के लाभों का असमान वितरण अंततः क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है? तो इसमें हम बता सकते हैं कि हाँ, यह सही बात है कि जो आर्थिक रूप से असमानता होती है वह क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। किस प्रकार से? जैसे जो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो वहां पर क्या था? आर्थिक रूप से पिछड़ापन था। अभी हाल ही में विदर्भ के लिए अलग राज्य की मांग हो रही है। वह भी क्यों हो रही है? आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण हो रही है। और साथ में छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गई, इनकी मांग भी क्यों हुई थी? आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण हुई थी। बुंदेलखंड क्षेत्र है, उसके लिए अलग राज्य की मांग हो रही, वह भी आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण हो रही है। उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम इंट्रो में क्षेत्रवाद को वापस परिभाषित कर सकते हैं। और जो प्रश्न की पहली डिमांड थी कि क्षेत्रवाद के आधार कौन कौन से, उसको हमने यहाँ पर लिखा है, जिसको हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था और आज की वीडियो में भी ऊपर डिस्कस किया है। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। और जो प्रश्न का दूसरा भाग है कि क्षेत्रीय आधार पर विकास के लाभों का असमान वितरण अंततः क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है, तो प्रश्न में भी यहाँ पर पूछा गया था कि अपने जवाब को प्रमाणित करें। तो हम एक एग्जाम्पल को लेकर ही साथ में चलेंगे कि हम यहाँ पर जो तेलंगाना राज्य है उसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक रूप से पिछड़ापन क्षेत्रवाद को जन्म देता है और वह क्षेत्रवाद आगे चलकर एक अलग राज्य की मांग को उठाता है और अलग राज्य का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि जो तेलंगाना है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का एक क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र आर्थिक विकास, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में उपेक्षा के अधीन था। उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। और आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण था, जिसके कारण तेलंगाना के लोगों ने महसूस किया कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और नौकरी के अवसरों के मामले में उनके क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। और उसी उपेक्षा के कारण वहां पर क्षेत्रवादी भावना का जन्म हुआ और उसी क्षेत्रवादी भावना के जन्म ने अलग राज्य की मांग का मुद्दा उठाया और जिसके बाद उन्होंने आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल आदि बड़े स्तर पर की और अंततः सरकार को अलग राज्य का गठन 2014 में तेलंगाना के रूप में करना पड़ा। और यहाँ पर उसका कारण जान सकते हैं कि विकास में क्षेत्रीय असमानता क्षेत्रवाद और अधिक स्वायत्तता की मांग को कैसे बढ़ावा दे सकती है, वो हम तेलंगाना के एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ सकते हैं। जो कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा था कि अपने उत्तर की अभिपुष्टि कीजिए। और अब इस पॉइंट को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि हम यहाँ पर बताते कि आर्थिक रूप से असमानता है, वहां पर लोगों को एकजुट करता है, संसाधनों के दोहन से और उस राज्य के हाशिए पर चले जाने से उस राज्य के भीतर क्षेत्रवाद की मांग को पैदा करता है। बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो वे क्षेत्रवाद की मांग को और अधिक बढ़ाती है। गरीबी जैसी जो स्थिति होती है वह राज्य में क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों को जन्म देती है, जैसे कि झारखंड एग्जाम्पल हो गया। तो निम्न बिंदुओं के साथ भी हम इस भाग को यहाँ पर समझा सकते थे और साथ ही में एक एक राज्य के एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते जाते, जैसे विदर्भ का हो गया, बुंदेलखंड हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सौराष्ट्र हो गया। तो इस प्रश्न को हम 2 भागों में लिख सकते थे, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। वे फॉरवर्ड में हम बता सकते हैं कि सरकार को समावेशी और संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विकेंद्रीकृत योजना और हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, एक बहुसांस्कृतिक विकास मॉडल को अपनाना चाहिए। तो निम्न बिंदुओं को अपनाकर
सरकार को आगे की रणनीति अपनी बनानी चाहिए। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि सरकार को न्याय संगत विकास को सुनिश्चित करना चाहिए, जिसके कारण क्या हो सके, संसाधनों का उचित आवंटन हो सके और जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन है किसी क्षेत्र विशेष का उसको दूर किया जा सके और जो इस प्रकार की मांग है उसको शांत किया जा सके। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं और क्षेत्रवाद की कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज से हम वीडियो के साथ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे जिसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं और उस आंसर को आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। और जिस टेलीग्राम पर आपको जो आंसर भेजना है उस टेलीग्राम की लिंक मैंने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर डाल रखी है, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप वहां पर जो मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है वहां से मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो जो ये प्रश्न है कि भारत की विविधता के संदर्भ में क्या यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र राज्यों की बजाय सांस्कृतिक इकाइयों का निर्माण करते हैं, अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरणों के साथ कारण बताइए। मुझे उम्मीद है कम से कम 5 से 6 लोग जो सीरियस हैं वो इस आंसर को जरूर भेजेंगे। आप ये पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।